हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है रिया भारद्वाज और आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल मेमोरी पॉइंट मैथ्स विद रिया दी में। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर रियल नंबर से शुरू करा था। तो अगर आपने एक बार हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर एक बार लास्ट क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमारी एनसीईआरटी के कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में आप ये वाली क्लास स्टार्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास रियल नंबर। तो सबसे पहले हमारा जो एग्जाम्पल था एक ये शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे रीड आउट कर लेते हैं क्या कह रहा है हमारा जो एग्जांपल है। कंसिडर द नंबर 4 raised to power n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to power n एंड्स विथ डिजिट 0। तो ये क्या कह रहा है, हमें इस लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझते हैं और इसके पीछे का कंसेप्ट जानते हैं कि क्या है, क्योंकि कई बार हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए हमें उन लैंग्वेज को लिखना और उनके पीछे के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसे समझते हैं। ये कह रहा है कि कंसिडर, हमें एक नंबर कंसिडर करना है 4 raised to power n वेयर n इज नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ओके, मैम ये 0 से क्यों नहीं स्टार्ट करा? क्योंकि यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर दिया है। अगर हमें यहाँ पे होल नंबर दिया होता तो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। ये बात आप सभी को क्लियर होगा। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 raised to power n एंड्स विथ डिजिट 0। ये चेक करना है हमें यहाँ पर कि क्या n की किसी भी वैल्यू पर 4 raised to power n जो डिजिट है वो उसका जो एंड डिजिट है, यानी उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो 0 बन रहा है क्या। ठीक है, तो एंड डिजिट का मतलब एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसे 40 हुआ, 450 हुआ, 460 हुआ, इनकी जो एंड डिजिट है वो 0 बन रही है। ठीक है, इनका जो लास्ट वाला डिजिट है यानी एंड में जो डिजिट आ रहा है वो हमेशा 0 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे यही चेक करना है कि 4 raised to power n, जहाँ पे n जो है वो कोई नेचुरल नंबर है, क्या 4 raised to power n ऐसा डिजिट बनेगा जिसके एंड में 0 आए। ये हमें यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? n की जो वैल्यू हमें गिवन है उन्हें पुट करते जाते हैं और देख लेते हैं कि ऐसा कुछ बन रहा है क्या। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 से शुरू करते हैं। जब हम n इक्वल्स टू 1 रखेंगे 4 raised to power n में, तो क्या मिलेगा? 4 raised to power 1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, नाउ n इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करते हैं। 4 raised to power n इज इक्वल्स टू, n की जगह पे 2 रख देंगे यानी 4 इंटू 4। ये क्या बना? 4 इंटू 4 यानी कि 16। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 0 नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट n इक्वल्स टू 3 के लिए चेक करते हैं। n की जगह पे पुट करेंगे 3। 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इसमें भी 0 नहीं मिल रहा है। n इक्वल्स टू 4 के लिए चेक करते हैं। 4 raised to power n 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 टाइम्स लिखेंगे तो ये क्या हुआ? 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 256। इसी तरीके से n इक्वल्स टू 5 के लिए चेक करेंगे, 6 के लिए चेक करेंगे। इतना ही काफी है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब भी हम लोग नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं, तो हमें जो एंड डिजिट देखने को मिल रही है वो या तो 4 मिल रही है या 6 मिल रही है, फिर से 4 मिल रही है, फिर से 6 मिल रही है। तो अगर हम आगे चेक करेंगे तो हमें सेम ही पैटर्न देखने को मिलेगा। फिर से 4 देखने को मिलेगा जब हम n इक्वल्स टू 5 रखेंगे, देन हमें फिर से 6 देखने को मिलेगा यानी 4 6 4 6। इसके अलावा हमें कोई एंड डिजिट देखने को नहीं मिल रही है। जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये देखना था कि क्या किसी भी n नंबर पर डिजिट जो है उसका जो एंड डिजिट है वो 0 बन रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें क्लियर है। हमें हमेशा 4 देखने को मिलेगा या 6 देखने को मिलेगा, चाहे हम n की किसी भी वैल्यू पर देखें। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है ये हमें क्लियर है। अब हम इसको लैंग्वेज में किस तरीके से लिखेंगे वो समझते हैं। ठीक है, इफ द नंबर 4 raised to power n फॉर एनी n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। यस मैम, ये हमें क्लियर है। क्या कह रहा है कि 4 raised to power n की किसी भी वैल्यू n पर अगर ऐसी डिजिट आए जिसका एंड जो है वो 0 पर हो रहा है, यानी जो एंड विथ डिजिट 0, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। यानी कि
जो जैसे ये जो डिजिट्स बन रही है जिसका एंड 0 पर हो रहा है वो हमेशा डिविजिबल होती है 5 से। ये हमें क्लियर है कि जब भी लास्ट में 0 आता है तो वो डिविजिबल होगा 5 से। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4:n वुड बी प्राइम 5। यानी कि जब वो डिविजिबल बाय 5 होगी तो हमें वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन 5 देखने को मिलेगा। यस मैम, ये भी क्लियर है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4:n इज इक्वल्स टू 2:2n। यानी कि हमें जो यहाँ पे मिल रहा है, ये जो डिजिट्स हमें मिल रही है वो हमें इस फॉर्म में देखने को मिल रही है। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। कैसे चेक करते हैं? देखिए, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2:2n, जहां पर n की वैल्यू, ये जो वैल्यूज है, ये n की वैल्यू यहां पे हम लोगों ने 1 पुट करी थी, 2 और 2 × 2 4। क्लियर? ये जो अगला वाला है ये भी हमें सेम फॉर्म में देखने को मिल रहा है। n की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करी थी तो यहाँ पे भी 2 पुट करके देखते हैं। 2 × 2 4 और 2⁴ यानी 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16। क्लियर? अगला भी यही सेम फॉर्म में देखने को मिल रहा है 2⁴2n की फॉर्म में। यहां पर अब n की वैल्यू है 3, 2⁶, यानी कि 2 × 2 × 2 × 6 टाइम्स लिखेंगे तो यहां पे भी हमें 64 देखने को मिलेगा। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे जो 4⁴n की वैल्यू मिल रही है वो हमें 2⁴2n की फॉर्म में मिल रही है। यस मैम, ये क्लियर हो गया। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4⁴ इज 2। यानी कि हमें जो ओनली प्राइम नंबर देखने को मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? सिर्फ 2, 5 नहीं मिल रहा है। क्लियर है? क्योंकि एंड डिजिट 0 से होती तो हमें 5 भी मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, हमें सिर्फ 2 ही देखने को मिल रहा है। सो द यूनिकनेस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज दैट देयर आर नो अदर प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4⁴n। यानी कि ये जो थ्योरम है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, वो ये बता रही है कि यहाँ पे हमें उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल रहा है कि हमें 4⁴n में और कोई फैक्टराइजेशन देखने को नहीं मिल रहा है 2 के अलावा। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4⁴n एंड्स विथ 0 डिजिट। क्लियर? यानी कि जो किसी भी नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए, यानी कि n की किसी भी नेचुरल नंबर वाली वैल्यू के लिए हमें 4⁴n की ऐसी कोई भी डिजिट देखने को नहीं मिल रही है जिसके एंड में 0 आ रहा हो। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा, ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस लैंग्वेज को आप और अपनी तरीके से भी बना के सीख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि हम लोगों को यहाँ पे 5 भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब एंड डिजिट भी 0 नहीं हो रही है, हमें सिर्फ 2 देखने को मिल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर ली और किस तरीके से इसको सॉल्व करना है ये भी हमने देख लिया है। अब शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये जो बाकी के एग्जांपल्स हम लोगों ने कल सॉल्व कर लिए थे। अब शुरू करते हैं हमारी जो एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 140 के लिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों को इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना हमने कल ही सीखा था किस तरीके से। हर चीज हमें यहाँ पे रफ में करके दिखाना है कि हम लोगों ने इसको किस तरीके से फैक्टराइज करा है। ठीक है, तो 140 को फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले ये किसकी टेबल से डिवाइड होगा? 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। कितने टाइम्स? 70 टाइम्स। देन फिर 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल से जाएगा कितना टाइम्स? 35 टाइम्स। अब किसकी टेबल में आएगा? 2 की टेबल में तो ये नहीं आएगा, देन 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, देन अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 5 में चेक करते हैं, 5 में आएगा कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। और अब 5 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, तो किस में आएगा? 7 में आएगा 1 टाइम्स। क्लियर? तो इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2 × 2 × 5 × 7, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं
2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी सा है, उसमें कुछ भी कोई भी दिक्कत हो आपको तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 156 के लिए। तो 156 भी एक बहुत ही इजी सा है, तो इसको एक बार आप खुद ट्राई करके देखिएगा, इस पर प्रैक्टिस करके देखिएगा। नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम इसे नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 3825 के लिए, ठीक है। तो इसको भी फैक्टराइजेशन, इसका जो फैक्टराइजेशन होगा उसे हम यही देखते हैं। 3825 के लिए जो हमें फैक्टराइजेशन देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 2 की टेबल से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट में जो है वो ऑड नंबर है, ठीक है। तो 3 की टेबल से चेक करते हैं। 3 1 3, 3 की टेबल से ही कट होगा कितने टाइम्स? ठीक है। अगला देखें किसकी टेबल से कट होगा, तो ये फिर से 3 की टेबल से कट होगा, क्योंकि ये 2 की टेबल से नहीं जाएगा तो हम इसको 3 की टेबल से चेक करेंगे। और अगर हम इस तरीके से इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं कि मैम ये आपने किस तरीके से चेक कर दिया, तो हम इसको साइड में डिवाइड करके देख लेते हैं। तो डिवाइड करके देखने पर भी हमें पता चल जाएगा कि 3 की टेबल से कट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देख लीजिए ऐसे 3 4 12, 7 3 2 6 1 5 लिखेंगे यहाँ पे, 3 5 15। यस, तो ये डिवाइड हो गया, कितने टाइम्स हुआ? 425 टाइम्स। इस तरीके से होप आपको क्लियर होगा। जैसे ऊपर वाली जो डिजिट्स थी ये तो बहुत छोटी डिजिट्स थी, हमने इजीली इनको डिवाइड कर लिया। बड़ी डिजिट को डिवाइड करने के लिए अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से डिवाइड करके इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला अगर हम चेक करें तो 242 3 में जाएगा, तो ऐसे सोच के देखिए जाएगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये 3 की टेबल में आएगा। फिर भी एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। 425 3 की टेबल से 3 1 3 1 2 उतारेंगे, 4 टाइम्स 5 बचा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये आप किसकी टेबल से जाएगा? 5 की टेबल से। क्लियर? तो ये 5 की टेबल से कितने टाइम्स जाएगा? ये जाएगा 40 एंड 5 5 5 25। नेक्स्ट फिर से किसकी टेबल से देखें? 5 की टेबल से चेक करते हैं, क्योंकि 3 की टेबल में 85 नहीं आएगा। देन 5 1 5, कितना बचा? 3 एंड 3 बचा, 5 7 35, तो 7 टाइम्स। अब 17 तो खुद एक प्राइम नंबर है तो वो किसी की भी टेबल में नहीं आएगा, तो हम इसमें सीधा लिखेंगे 17 और 1 टाइम्स, और ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। क्लियर? तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर? यानी 3 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू पावर 5 एंड 17। ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का वो है 7 4 2 9। ठीक है, ये भी थोड़ी सी बड़ी डिजिट है, इसको भी आप इस तरीके से एक बार करके देखिएगा, और इस तरीके से अगर डायरेक्टली नहीं हो पाता है तो डिवाइड करके देखिएगा। बहुत इजी है, हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम अगली क्लास में से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये वाला जो मेथड है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, ये वाला जो फॉर्मूला था ये हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था। मैंने बोला था आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो चलिए इसे वेरीफाई करते हैं और एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 26 एंड 91। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 को और 91 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 26 को और 91 को, 26 को करेंगे सबसे पहले 2 से जाएगा, कितने टाइम्स, 13 टाइम्स। नाउ 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 किसी की भी टेबल में नहीं आता 13 के अलावा 1 टाइम्स। तो इस 26 का जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2 इंटू 13। क्लियर। नाउ इट्स फॉर 91। 91 का अगर हम देखें तो ये 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में चेक करते हैं, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, देन 5 की टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आया, 7। 7 में चेक करते हैं, 7 1 7 और 2 बचा, और फिर 7 3 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 7 1 टाइम्स, 7 1 7, देन 2 बचेगा यहाँ पर और 21। इस तरीके से करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस में आएगा तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अदरवाइज आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन डिवाइड करके थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, तो कोशिश करिए कि हम माइंडली इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 बचेगा तो 3 टाइम्स, और फिर से देखें तो 13 आया, 13 इज एन प्राइम नंबर 1, तो इसका हुआ 7 इंटू 13। क्लियर। अब हमें सबसे पहले देखना है एलसीएम। एलसीएम किसका, 26 का और 91 का। कल ही मैंने आपको एलसीएम लेना सिखाया था, किस तरीके से। एलसीएम के अंदर सारे फैक्टर्स आते हैं और सारे फैक्टर्स की जो हायर पावर होती, सारे फैक्टर्स में से जो उनकी हायर पावर होगी वो हम लेंगे। तो ठीक है, तो 2 तो यहाँ पे सिंगल है, 7 भी यहाँ पे सिंगल है, और 13 की भी यहाँ पे दोनों में सेम ही पावर है, यानी कि 13। ये हो गया इसका एलसीएम। अगला एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। ये क्या मिल रहा है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है दोनों में से जो कॉमन होता है, दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें जो कॉमन फैक्टर हमें देखने को मिलता है वो होता है एचसीएफ। और कॉमन फैक्टर की भी जो लीस्ट वाली वैल्यू होती है, लेकिन इसके अंदर तो सेम ही पावर है, तो हम लोग 13 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि कॉमन फैक्टर यहाँ पे हो गया 13। दिख रहा है हमें, क्लियर है दोनों में। अब हम वेरीफाई करते हैं इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स हमारे पास में क्या है, हमारा पहला नंबर है 26 इंटू 91। एलसीएम हमें देखने को मिल रहा है 2 इंटू 7 इंटू 13, और एचसीएफ हमें देखने को मिल रहा है 13। क्लियर। और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, 26 और 91 को इंटू करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, ये 2 3 6 6। इसी तरीके से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा ये हो जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 13। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमें यहाँ भी 2 3 6 6 मिलेगा। इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, और ये इक्वल हो जाएगा 2 3 6 6 के, यानी LHS जो है वो हमारा इक्वल होगा RHS के। तो यहाँ जो हमारी थ्योरम है, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में हमें सेम डिजिट देखने को मिल रही है, यानी कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होगा वो उन प्रोडक्ट के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल ही होगा। ये चीज यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, तो यही हमें वेरीफाई करना था, और हमें एलसीएम और एचसीएफ इसका फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो होप ये आपको क्लियर होगा। हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। एलसीएम जो है हमारा इस तरीके से ना लिखकर इसको
सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि एलसीएम तो सिंगल डिजिट के अंदर ही लिखेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 इंटू 13 182। तो उसका जो एलसीएम होगा वो होगा 182 और 13। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 182 भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमें एलसीएम बताना होगा ना, तो हमें उसको मल्टीप्लाई करके ये वाला डिजिट ही बताना होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 182, एचसीएफ हो जाएगा 13, और जब हमने इसको वेरीफाइड करा तो ये वेरीफाइड भी हो गया। होप ये आप सभी को क्लियर होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड जो एग्जाम्पल है, सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है 510 एंड 92। ये तो बहुत इजी सा लग रहा है, इसको एक बार आप खुद चेक कीजिएगा, और नहीं होता है तो कमेंट करके बताइएगा, हम कल क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं 13, क्योंकि आपका प्रैक्टिस करना भी तो जरूरी है ना। सारे क्वेश्चन सिर्फ मैं करवा दूंगी तो फिर आपकी प्रैक्टिस किस तरीके से होगी। तो नहीं आता है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए ही बैठे हुए हैं, हम सीखने के लिए ही आए हैं। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगली क्लास के अंदर, अगर नहीं होता है तो, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्लियर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 336 एंड 54। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो 336 है उसे सॉल्व करते हैं। 336 का प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से, वही जो अभी मैंने आपको तरीका बताया, सबको हमें साइड में शो करके बताना है। थ्री थ्री सिक्स एंड यहाँ पे 54 के लिए। क्लियर। तो 336 सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 को सॉल्व करते हैं 1 टाइम्स, देन 6 टाइम्स, देन 8 टाइम्स। ओके, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, देन 4 टाइम्स। क्लियर। बहुत इजीली डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कोशिश कीजिए कि हम इसे माइंडली सॉल्व कर लें। 4 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन अभी भी 2 से जाएगा 2 टाइम्स, 1 टाइम्स। नाउ 21 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आएगा, तो फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर चेक करते हैं 3 की टेबल में 7 टाइम्स। 7 इज एन प्राइम नंबर, तो 7 सिर्फ 7 और 1 की टेबल में आएगा, तो 7 टाइम्स। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन, किसका, 336 का। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर। तो 2 रेज टू पावर 4, क्योंकि 4 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 7। ओके। नेक्स्ट 54 का, 54 का भी देख लेते हैं रफली। एग्जामिनेशन में ये बात याद रखिएगा कि ये जो रफली हम लोग यहाँ साइड में कर रहे हैं, इन्हें हमें एग्जाम्स में शो करना है साइड में करके। रफली ये नहीं कि रफली है तो कहीं पीछे सॉल्व कर लिया, रफ पेपर में सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हमें उन क्वेश्चंस के साइड में एक लाइन लेकर इन्हें रफली शो करना होगा कि हमने किस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन को निकाला है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, देन यहाँ पे बचेगा 1, 7 टाइम्स। 27 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता, तो 3 की टेबल में चेक करेंगे, 9 टाइम्स, देन फिर 3 3s are 9 और 3 1। ओके। तो इसका जो फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर।
थोड़ा सा स्पेस करते हैं यहाँ पे। तो ये लिख दिया हमने, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि 3 जो है वो हमने 3 टाइम्स में यहाँ पे मल्टीप्लाई हमें देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि इसका हमें एलसीएम क्या मिल रहा है। एलसीएम होगा सारे कॉमन फैक्टर्स लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर वाले। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर के लिए सबसे पहले 2 देखते हैं। तो दोनों में से 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 रेज़ टू पावर 4। तो 2 रेज़ टू पावर 4 वाला लेंगे, यानी कि ये वाला जो है ये लेंगे। ठीक है, अगला जो है वो 3 भी कॉमन है दोनों में, और 3 कौन सा वाला, जिसकी हाईएस्ट पावर हमें लेनी है, यानी 3 रेज़ टू पावर 3 वाला। नेक्स्ट 7, क्योंकि हमें सारे इन्वॉल्व करने हैं, जितने भी इन्वॉल्व होते हैं नंबर में सब एलसीएम के लिए, लेकिन उनकी हाईएस्ट पावर वाले लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एचसीएफ, सारे डिजिट्स हो गई हैं यहाँ पे, 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया। ओके, नाउ एचसीएफ अगर हम देखें तो एचसीएफ होता है जो सिर्फ कॉमन होगा, और कॉमन वाले का भी जो लीस्ट वाला नंबर होगा। ठीक है, तो कॉमन इसमें है 2 और 3, और लीस्ट वाला कौन सा होगा, ये वाला। 2 के लिए 2 की पावर 1 और 3 के लिए 3 की पावर 1। क्लियर, तो ये तो हो गया 6 जब हम इसे सॉल्व करेंगे, और जब हम इसे ही सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 3024। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तो यही चीज़ हमें देखने को मिलेगी जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स, एंड ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 3 टाइम्स, एंड 7। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें 3024 देखने को मिलता है। ठीक है, अब सेम चीज़ हमें सॉल्व करनी है, हमें वही थ्योरम वेरीफाई करनी है। एलसीएम इंटू HCF is equals to product of numbers। क्लियर, तो LCM है हमारे पास में 3024 इंटू 6, और प्रोडक्ट हमारे पास में क्या आएगा नंबर्स का, 336 इंटू 54। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ईजी करने के लिए, क्योंकि इससे कट हो जाएगा इजीली, तो हम 6 को जो है इसके नीचे ले आते हैं डिवाइड में, क्योंकि हमें तो कैसे भी करके LHS इक्वल्स टू RHS करना है। तो इस तरीके से भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 6 इसके नीचे लिया है, इसको कट करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स। कितना इजीली 6 कट हो गया। अब 9 टाइम्स में इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 336 को 9 टाइम्स, तो हमें देखने को मिलेगा कैरी 5 कैरी 3 30। ठीक है, तो देखिए सेम डिजिट आ गई 3024 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हमें सॉल्व करने के बाद में क्या मिल रहा है 3024। तो हो गया हमारा जो LHS है वो हमारे RHS के, यानी राइट हैंड साइड में जो हमें नंबर देखने को मिल रहा है उसके इक्वल है। तो यहाँ पे भी हमारी जो ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास में, ये यहाँ पे भी वेरीफाइड हो गया है। क्लियर, तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हमें किस तरीके से उसको वेरीफाइड करना है, और ये फॉर्मूला हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसे याद भी रखिएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो एक क्वेश्चन मैंने बीच में आपको दिया था उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मदद मिलेगी आपको उसको सॉल्व करके, इसको सीखने में। ओके, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। तो ऐसे तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब तो आपके लिए भी ये बहुत फ्रेंडली हो गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 12 के लिए, देन 15 के लिए, देन 21 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से चेक करते हैं 6 टाइम्स, देन फिर से 2 से चेक करेंगे, अभी भी 3 टाइम्स जाएगा, देन 3 टाइम्स 1। ये 2 की टेबल में नहीं आएगा तो 3 की टेबल में देखेंगे,
5 टाइम्स 5 ना तो 2 की टेबल में आएगा ना 3 की टेबल में आएगा, क्योंकि 5 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये जाएगा 5 टाइम्स 1। ये 3 की टेबल में आएगा 9 टाइम्स, सॉरी 7 टाइम्स, देन 7 की टेबल में 1 टाइम्स। ठीक है, तो 12 का जो हमारे पास में फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 2⁻² इंटू 3। नेक्स्ट 15 का जो हमारे पास में हुआ वो हुआ 3 इंटू 5। ओके, और 21 का जो हमारे पास में फैक्टराइजेशन हुआ वो हुआ 3 इंटू 7। नाउ अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या होगा, सारी डिजिट्स लेकिन उनकी हायर पावर वाली। तो सबसे पहले 2 देखते हैं, तो 2 तो सिर्फ एक में ही है, तो 2⁻² इंटू 3 आएगा। हायर पावर में 3 सिंगल ही है, इसकी कोई पावर हमारे पास में नहीं है। और नेक्स्ट 5 और 7, ये हो गया इसका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम के अंदर सारे नंबर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो कॉमन होगा उसका जो हायर पावर वाला होगा वो इन्वॉल्व होगा। जैसे कि 2 है, तो 2 का हमारे पास में एक ही है, यहाँ पे 2⁻², तो ये इन्वॉल्व हुआ। बाकी सबके 3, 5 और 7। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 और भी होता तो जिसकी हायर पावर होती हम वो वाला लिखते हैं। ठीक है, अगला एचसीएफ 12, 15 और 21। 12, 15 और 21, अब इन तीनों में से कॉमन किस में, कॉमन डिजिट जो आएगी एचसीएफ में हमेशा कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो कॉमन है यहाँ पे 3, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पे 3। क्लियर। तो इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि 2⁻² यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा 420। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम है वो हो गया 420 और जो एचसीएफ है वो हो गया 3। ठीक है, कितना इजीली फाइंड आउट कर लिया, हो गया इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 वो है 17, 23 एंड 29, जिनके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो अगर हम देखें तो 17, 23 एंड 29 तीनों ही जो है वो प्राइम फैक्टर है, तो ये सॉल्व करना आप लोगों के लिए आसान होगा। एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, खुद नहीं आता है तो हम इसे अगली क्लास में ट्राई करते हैं। थोड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3। इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, नहीं आता तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम अगली क्लास में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला है 8, 9 एंड 25। इसके लिए चेक करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 का एलसीएम निकालेंगे, इधर 9 का और इधर 25 का। ये बात जरूर से ध्यान रखिएगा कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करके दिखाना है, एलसीएम और एचसीएफ या फिर जो हमारा फैक्टराइजेशन हम निकाल रहे हैं उसे फाइंड आउट करके जरूर बताना है रफली। ऐसा नहीं कि हमने पीछे कर दिया रफ पेज पे या फिर किसी और पेज पे कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम जो भी फैक्टराइजेशन करेंगे उसे लास्ट साइड में जो हमारी कॉपीज होती है, हमारी जो एग्जामिनेशन बोर्ड की कॉपीज होती है, उसमें एक लाइन ड्रॉ करके साइड में हमें ये सब कुछ शो करना होता है कि हमने उसको फैक्टराइज किस तरीके से किया है। ठीक है, तो सबसे पहले 8 को फैक्टराइज करेंगे किस तरीके से, सबसे पहले 2 से जाएगा, कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, फिर से 2 से 2 टाइम्स 1। क्लियर, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं, 3 टाइम्स, फिर से 3 से 1 टाइम्स। क्लियर,
ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, देन किससे जाएगा? 5 से। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। फिर से 5 से 1 टाइम्स। ओके, क्या फैक्टराइजेशन हुआ? 8 का हुआ 2 रेज टू पावर 3, डायरेक्ट लिख देते हैं। 9 का हुआ 3 रेज टू पावर 2 एंड 25 का हुआ 5 रेज टू पावर 5। नाउ एचसीएफ देखते हैं और एलसीएम देखते हैं। तो जो हमें एचसीएफ देखने को मिल रहा है इसको इस तरीके से लिखते हैं। एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 जो हमें देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? एचसीएफ होगा जो तीनों में कॉमन होगा, लेकिन यहाँ तो हमें तीनों में कॉमन कोई डिजिट देखने को मिल ही नहीं रही है, यानी एचसीएफ तो हो गया इसका 0। क्लियर? नाउ एलसीएम, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 क्या देखने को मिलेगा? जितने भी नंबर इन्वॉल्व है सब आएंगे, सबकी हाईएस्ट पावर आएगी। ठीक है, तो इसमें तो सब सिंगल ही है। 2 रेज टू पावर 3 हाईएस्ट पावर, 3 रेज टू पावर 2 हाईएस्ट पावर, 5 रेज टू पावर 5 इसकी भी हाईएस्ट पावर। तो ये यहाँ जो एलसीएम हुआ वो हो गया 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2, नॉट 5, हियर इज 2, क्योंकि 5 हमें 2 बार देखने को मिल रहा है, 2। ठीक है, 5 रेज टू पावर 2, यहाँ पे हमें 2 बार 5 देखने को मिला ना, क्योंकि तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 यानी कि 9, और 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं 8 9 72 और 72 को 25 से सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1800। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 1800 और जो एचसीएफ हुआ वो हुआ 0। क्लियर है? अब हमें बहुत अच्छे से फैक्टराइजेशन करना आ गया होगा, किस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, किस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, बहुत अच्छे से आ चुके हैं। तो जो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस में दिए हैं उन्हें उनसे प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे रीड आउट करते हैं। गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equals to 9। यहाँ पे हमें HCF गिवन है इन दोनों डिजिट्स का 9। फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो यहाँ अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़कर एक चीज हमें याद आ रही होगी कि हमने यहाँ पे एक मेथड पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था वो फॉर्मूला? HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। पढ़ा है? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो नंबर हमें गिवन है, नंबर्स क्या है? 306 एंड 657। क्लियर? ये सब चीज हमें शो करनी है। पहले हम लोग ये लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसके बाद में हम लोगों को नंबर क्या गिवन है ये लिखेंगे। हर जो गिवन चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई होती है, जो चीज हमें गिवन होती है उसे हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग के अंदर लिखना होता है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 अगर हम देखें तो हमें मिलेगा, इस फॉर्मूले से निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय HCF। क्लियर? इस तरीके से लिख देंगे इसको। ये जो HCF है ये इसके नीचे की तरफ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हम जब इसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि 306 इंटू 657 अपॉन HCF हमें क्या गिवन है? 9। क्लियर? इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 टाइम्स कट होगा, ये जाएगा 1
0 2 टाइम्स, देन फिर से ये 3 टाइम्स, ये 3 की टेबल में कट होगा, ये आएगा 3 3s are 9, 1 एक बचा, 12 आएगा, 3 4s are 12। अगर इस तरीके से आपको कट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और कोई बड़ी डिजिट आ जाती है, नहीं हमें समझ आ रहा तो हम इसे साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आया 34 इंटू 657। हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 22338, ठीक है। जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 22338। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 22338। क्लियर। तो देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया है ये इस फॉर्मूले से। ये जो मेथड हमने सीखा था इससे हम लोग कितना इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगला जो क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है वो है चेक वेदर 6 raised to power n, ये raised to power n में है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमने अभी एग्जाम्पल में सॉल्व किया था क्लास के स्टार्टिंग के अंदर। तो सेम क्वेश्चन है, उसके अंदर 4 raised to power n था, इसमें 6 raised to power n है, और हमें वही चेक करना है कि इसमें क्या इसकी भी जो एंड डिजिट है वो 0 बन रही है। कैसे, 60, 650, 690, जैसे इनके लास्ट में 0 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमें यही चेक करना है कि क्या किसी भी नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए, नेचुरल नंबर वैल्यू के लिए हमें जो एंड डिजिट देखने को मिल रहा है वो 0 मिल रहा है या नहीं। तो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज यूज होगी, बस उसमें 4n था, इसमें 6 raised to power n है, और n की जगह सारी नेचुरल वैल्यूज पुट करते जाएंगे, n = 1, n = 2, और चेक करेंगे कि हमें एंड डिजिट 0 मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसमें भी हमें सेम कुछ ना कुछ पैटर्न देखने को मिलेगा हर 2-3 वैल्यूज के बाद में। तो एक बार कोशिश करें उस तरीके से करने की, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम होगा, बस 6 की टेबल को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक बार आप खुद ट्राई करके देख लीजिए, इसे प्रैक्टिस करके देखते हैं। इसका नहीं होता है तो हम अगली क्लास में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज यूज होगी, तो ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई 7 × 11 × 13 + 1 and 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर, कल वाली क्लास में हमने सबसे पहले ये क्लियर किया था कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। दोबारा से उन्हें रिमाइंड करते हैं। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो दोनों नंबर्स हमें यहाँ पे गिवन है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन व्हाई दे आर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। हमें जो पहला नंबर गिवन है 7 × 11 × 13 + 13, तो अगर इस नंबर में हम देखें तो ये जो नंबर बनता है ना ये एक सिंगल नंबर होता है, ठीक है, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो ये एक सिंगल नंबर मिलेगा, और ये जो ये है ये एक सिंगल नंबर है, यानी एक ये अलग नंबर हो गया। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पे 13 जो है वो कॉमन देखने को मिल रहा है, 13 कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा 7 × 11 × 1 + 1। क्लियर, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 77 + 1 78। क्लियर। अब क्या करते हैं कि अभी तो इसका फैक्टराइजेशन हुआ नहीं है, तो 78 को फैक्टराइज करते हैं। 2 की टेबल में कितने टाइम्स आएगा, ठीक है। देन 3 की टेबल में 1 टाइम्स, और 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, 13 की टेबल में 1 टाइम्स। तो 13 ×
2 इंटू 3 इंटू 13, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ पर मोर देन 2 फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं इस वाली डिजिट में। तो ये तो एक कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अगली वाली डिजिट चेक करते हैं। अगली वाली डिजिट का क्या सीन है, ये तो हो गई फर्स्ट डिजिट। अगली वाली डिजिट हमें जो गिवन है वो है 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से करने की कोशिश करते हैं। 5 यहाँ पे हमें कॉमन देखने को मिल रहा है, तो इसको लिखेंगे 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। क्लियर? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किस तरीके से कॉमन लिया। जब हमने 5 कॉमन लिया तो इसमें ये जो 5 है ये बाहर आ गया, ये वाला 5 भी बाहर आ चुका है क्योंकि वो कॉमन है। तो इसकी जगह पे 1 बचेगा और इसकी जगह पे भी हमें 1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 5 यहाँ पर जब हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, 1009। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 मिलेगा और प्लस 1 तो वो हो जाएगा 1009। तो अगर हम इस डिजिट को ध्यान से देखें, 1009 5 इंटू 1, 1009 जो है और 5 है और साथ में 1 तो हमें मिल ही रहा है क्योंकि 1 तो हर चीज में मल्टीप्लाई होता ही है। तो इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, प्राइम फैक्टर में हमेशा एक तो 1 जो होता है वो उसका फैक्टर होता है और एक वो खुद नंबर, एक वो जो डिजिट खुद होती है वो उसका प्राइम मतलब इसका फैक्टराइजेशन हमें देखने मिलता है। प्राइम फैक्टर में हमें 2 फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। बट अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे 3 फैक्टर्स मिल रहे हैं, 1009 1 और 5। तो ये भी जो है वो कंपोजिट नंबर हुआ क्योंकि यहाँ पे भी हमें मोर देन 2 फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों नंबर्स हमने चेक कर लिए हैं। हम लोगों को ये एक्सप्लेन करना था कि किस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को साफ ये एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, बिकॉज both these number have more than 2 factors। क्लियर? दोनों में मोर देन 2 फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी तीन हो गए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं और यहाँ पे भी 3 हो गए, यानी 2 से ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, यानी ये प्राइम फैक्टर तो नहीं है। तो ये क्या हुआ, मोर देन 2 फैक्टर्स। सो these numbers are composite number। हो गया एक्सप्लेन, कितना इजी था। ये जो मोर देन 2 फैक्टर्स वाली है ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है जो हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास के अंदर पढ़ी थी। तो होप ही आप लोगों को क्लियर होगा, अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। दोनों में हमें 2 से ज्यादा फैक्टराइजेशन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। तो ये कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो आज की एक्सरसाइज का हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे रीड आउट कर लेते हैं। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field. सोनिया है, कोई भी एक सर्कुलर पाथ हमें गिवन है जो एक स्पोर्ट्स फील्ड का सर्कुलर पाथ है, उसका एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया लेती है 18 मिनट्स, ओके। वाइल रवि टेक 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया एक राउंड करती है 18 मिनट्स में, रवि एक राउंड करता है 12 मिनट्स में। यानी अगर यहां से स्टार्ट करें तो ये कंप्लीट राउंड करने के अंदर सोनिया लेती है 18 मिनट्स एंड रवि लेता है
12 मिनट्स। ठीक है मैम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट करा है दोनों ने, यहीं पे सोनिया है, यहीं पे रवि है, सो सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में रनिंग करते हैं। मान लीजिए इस तरीके से रनिंग कर रहे हैं दोनों, सोनिया भी इधर ही जा रही है, रवि भी इस साइड ही जा रहा है, और सेम जगह से जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो हमें ये पता करना है कि ये दोनों कितने मिनट्स बाद में सेम जगह पे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि एक की स्पीड ज्यादा है, हमें पता चल रहा है एक जो है वो कम टाइम ले रहा है, एक 18 मिनट ले रही है, एक 12 मिनट्स ही ले रहा है। तो इसका मतलब दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग है। लेकिन हम लोगों को ये देखना है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा, ऐसा कौन सा मिनट होगा जब ये दोनों सेम जगह पर मिलेंगे, मीटअप करेंगे। ठीक है, तो ये 18 मिनट्स लेगी एक राउंड करने में, देन फिर से 18 मिनट्स लेगी एक राउंड करने में, और रवि फिर 12 मिनट्स लेगा एक राउंड करने में, फिर एक और राउंड करेगा 12 मिनट्स के अंदर। तो ऐसा कोई तो ऐसा टाइम होगा जब ये दोनों मीटअप कर लेंगे, किसी भी एक टाइम के अंदर दोनों मिल जाएंगे किसी सेम डायरेक्शन के अंदर। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर हम देखें ऐसे रफली, एक बार समझाते हैं आपको, तो दूसरा मिनट ये एक चक्कर लगाएगा 18 मिनट में सोनिया, दूसरे टाइम पे फिर 18 मिनट्स, जब दूसरा राउंड करेगी तो फिर से 18 मिनट्स, ऐसे ही रवि जब दूसरा राउंड करेगा तो फिर से 12 मिनट्स। ठीक है, तो ये कितने मिनट्स के अंदर 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगे, 36 में। तो क्या रवि भी 36 मिनट कवर अप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। रवि को उसके लिए एक राउंड और करना पड़ेगा 12 मिनट्स के अंदर, तो ये भी 36 मिनट कवर अप कर लेगा, यानी कि आफ्टर 36 मिनट ये दोनों मिलेंगे। तो ये तो एक रफली चीज हो गई सोचने वाली कि जब तक सोनिया के 2 ही राउंड्स हो पाएंगे, जब तक रवि जो है वो 3 राउंड्स कर लेगा। ठीक है, और इनका मीटअप कितने मिनट्स पे होगा, 36 मिनट पे। आप देखिए दोनों जो है दोनों ही 36 मिनट पर मिलेंगे, दोनों में 36 मिनट आ रहे हैं। तो इसको सॉल्व आउट किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एलसीएम लेने का एक तरीका और बताती हूँ। हम लोग इन लोगों का अलग अलग एलसीएम ना लेकर इन दोनों का साथ में एलसीएम लेते हैं। ठीक है, किस तरीके से 18 और 12 अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन ये भी एक मेथड है। टू की टेबल में सबसे पहले कट होगा कितनी बार, 9 टाइम्स, ये होगा 6 टाइम्स। अब दोनों 2 की टेबल में नहीं आएंगे, 3 की टेबल में आएगा 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। अब दोनों सिंगल टेबल में नहीं आते हैं तो इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, 3 टाइम्स, 2 का 2 लिखेंगे। अब 2 बचा तो 2 की टेबल में 1 टाइम्स 1 टाइम्स। क्लियर हो गया? ये जो है ये एलसीएम लेने का तरीका है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको एचसीएफ लेना भी सिखाऊंगी कि सिंगल टाइम में ही हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते तो उसको अलग अलग भी लिख सकते थे, बट थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हमें सेम टाइम निकालना होता है ना, तो उन लोगों का मीटिंग पॉइंट जो होता है कि यार सेम टाइम पे वो लोग कब मिल रहे हैं, तो हम लोग हमेशा एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, यानी 2⁻² इंटू 3⁻²। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 एंड 3 इंटू 3 9 एंड 9 4s are 36, मिल गया 36 मिनट पर। यानी 36 पर जो मिनट होगा वो मिनट होगा जब ये दोनों मिलेंगे। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। ठीक है, तो 36 का जो मिनट होगा वो हमारा आंसर होगा, जिसे हमने रफली यहाँ पे भी समझा। लेकिन इस तरीके से हमें सॉल्व आउट नहीं करना है, हमें सॉल्व कैसे करना है, एलसीएम लेकर। क्योंकि ये तो सिर्फ एक समझने का तरीका है कि इस तरीके से मिल रहे हैं, 18 मिनट्स ले रहा है एक राउंड करने में, देन वो फिर से 18 मिनट्स ले रहा है, तो और ये जो है ये 12 मिनट्स ले रहा है एक राउंड करने में, देन वो फिर से 12 मिनट्स ले रहा है, जब तक तो सोनिया अपना दूसरा राउंड करने चली जाती है। तो 36 वाला जो मिनट है वही है जो दोनों में कॉमन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये किस तरीके से निकाला हमने, एलसीएम लेकर। ठीक है, तो 36 मिनट यहाँ पे आंसर होगा। होप आप सभी को क्लियर होगा। इसी के साथ में हमारी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो कंप्लीट होती है।
क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं वो जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं आते तो हमें उन्हें अगली क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।